नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि अगर शुरू में ही हमारे किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करा लें तो उसमें उपस्थित मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी जानकारी हो जाती है कि किसानों की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या किन पोषक तत्वों की अधिकता है। तो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार मीना। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मिट्टी या मृदा जो है हमारी जीवन रेखा है, तो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं? नमस्कार किसान भाइयों। मिट्टी एक हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना मिट्टी के हम कोई भी फसल उत्पादन नहीं कर सकते और इसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहना ज़रूरी है, उसी प्रकार से मिट्टी का भी स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है। उसका यदि अच्छी उपज लेना है, गुणवत्तायुक्त उत्पादन लेना है तो जी, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा तो फसल उत्पादन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। और ये जो फसल उत्पादन है ये पूरी तरह से मिट्टी में जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उन पर निर्भर करता है। यदि इनमें से एक भी पोषक तत्व की कमी होगी तो फसल उत्पादन में गिरावट होगी और वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जांच के हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है। अगर मिट्टी की जांच करा लेंगे तभी पता चलेगा कि मिट्टी की जांच कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य है कि मिट्टी की गुणवत्ता को जानना और उसमें पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है उसको जानना, और फिर उसके आधार पर ही मृदा में उर्वरकों की संस्तुति करना, जो कि वैज्ञानिक मिट्टी परीक्षण के आधार पर मृदा उर्वरकों की जो है संस्तुति करते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे अगर किसान भाई शुरू में ही मिट्टी की जांच करा लें तो उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मिट्टी की जांच सबसे पहले हमको ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी की दशा क्या है, उसमें क्या पोषक तत्वों की कमी है। दूसरा ये कि उस मिट्टी की जांच के बाद हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, मतलब अनावश्यक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। जी, जिससे पैसे यानी खर्चा भी ज़्यादा होता है और वो अनावश्यक खर्च होता है, मतलब लागत कम हो सकता है, लागत कम हो जाती है। तीसरा, पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होता है। जैसे कि हम किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से नाइट्रेट जो है ज़मीन के अंदर जाता है और वो पानी में मिल जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। और उनका उपज भी अगर कहा जाए कि संतुलित उर्वरक नहीं डाल रहे हैं तो उपज भी कम हो जाएगी, उपज भी कम होगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। और अगर हम संतुलित उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो फिर हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, हमारी मिट्टी जो लंबे समय तक उर्वर बनी रहेगी। और रोग, एक तरह से कहा जाए डॉक्टर साहब, रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। जी, अगर कुछ उर्वरक इस तरह के हैं जिनकी यानी कुछ पोषक तत्व जिनकी कमी होने पर जो है कुछ रोग भी हो जाते हैं, और अगर फसल स्वस्थ रहेगी तो रोगों का प्रकोप भी कम होगा। डॉक्टर साहब, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, जो कि भारत सरकार ने शुरू की है, तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या और ये कैसे बनता है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत मेन उद्देश्य इसका ये है कि किसान की ज़मीन का यानी मिट्टी का गुणवत्ता सुधार करना और किसान को वैज्ञानिक तरीके से खेती की सलाह देना, जिससे उसको भरपूर लाभ मिले। और अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड को किसान बनवाएं तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर किसान संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकता है तथा जो अनावश्यक खर्चों से बच सकता है, और मिट्टी जो दिनों दिन खराब होती जा रही है उसको हम खराब होने से बचा सकते हैं। तथा बनता कैसे है? मतलब हमारे किसान भाई जो भी इच्छुक हों
तो वो किस तरह से ये मृदा कार्ड बनता है और कहाँ संपर्क करें? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, जहाँ भी जो राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जाके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जो कृषि अधिकारी होते हैं और प्रचार अधिकारी होते हैं उनसे मिल सकते हैं। तो ये कई एजेंसियों में, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनमें बनते हैं। तो इसके लिए आप वहाँ जाकर संपर्क करेंगे तो वो आपको दिशा निर्देश देंगे और किस तरह से जो है आप स्वास्थ्य कार्ड योजना, और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है आप जिसे रखे हुए हैं अपने पास। जी, तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है रहते हैं। ये किसान भाइयों, इस तरह का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, जो कि ये उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसमें 12 पैरामीटर होते हैं, यानी 12 तरह के जांच की जाती है। उसमें सबसे पहले पीएच दर्शाता है कि आपकी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, क्योंकि पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है। पीएच कम या ज़्यादा होने से जो पोषक तत्व हैं वो पौधे ठीक प्रकार से नहीं ले पाते हैं। पीएच सामान्य रहना, यानी 6.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच रहता है तो उस स्थिति में पोषक तत्व पूरी तरह से पौधे प्राप्त कर पाते हैं मिट्टी में। दूसरा है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, विद्युत चालकता। ये ज़मीन में, मिट्टी में जो नमक होता है, टोटल डिजॉल्व साल्ट्स होता है, उसको बताता है। यदि इन नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो पौधे अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो अंदर का रस है, जड़ों का रस है, वो ये नमक वापस खींच लेता है, जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं। तीसरा जैविक कार्बन, जैविक जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये अगर कम होगा तो इसका जो सीधा संबंध होता है नाइट्रोजन से, अगर ये कम होगा तो नाइट्रोजन भी कम होगा, और ये ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन भी अधिक होगा। और पौधों की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनके पौधों की बढ़वार करता है। तो ये ज़मीन में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है कि इस भारत की जो मिट्टी है उसमें इसकी मात्रा कम होती है। इसका जो रेंज होना चाहिए 0.5 से 0.75% के बीच में मीडियम रहता है, और 0.75% के ऊपर अधिक रहता है, यानी हाई रेंज में रहता है। 0.5 से कम होने पर जो है उत्पादनता में जो है गिरावट आती है। तो इसका जो है किसान भाइयों को कंपोस्ट और जो मैन्योर खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग करना चाहिए। बाकी इसमें बड़े पोषक तत्व 4 दिए गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। ये इनको बड़े पोषक तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी मात्रा पौधों को ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है, तो इसलिए इनको बड़े पोषक तत्व बोलते हैं। और इनके बिना जो है पौधों की बढ़वार पूरी नहीं हो पाती है। और ज़्यादातर किसान भाई इसी का प्रयोग भी करते हैं, ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इनको सूक्ष्म पोषक तत्व इसीलिए बोलते हैं कि इनकी मात्रा पौधों को बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ती है। अगर इनकी कमी होगी तो भी पौधे बढ़वार नहीं कर पाएंगे और प्रभावित होगी। हाँ, यील्ड उपज जो है सही से नहीं हो पाएगी। तो ये 12 पैरामीटर दिए। वैसे मैंने बताया था कि 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन बाकी के जो 5 पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनको अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, मिट्टी जांच में नमूना लेना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो अन्न वाली फसलें हैं जी, उसका नमूना किस तरह से हमारे किसान भाई लें, और जो बाग बगीचा या औद्यानिक फसलें हैं उनका नमूना हमारे किसान भाई किस तरह से लें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम मृदा का नमूना लेते हैं वो बहुत ही सावधानी से लेना पड़ता है। अगर वो गलत होगा तो आपकी जो रिपोर्ट होगी और वो जो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भरी जाएगी वो भी गलत होगी, जिससे हम खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मृदा नमूना एकत्रित करते हैं उसको बड़ी सावधानी से लेना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक खेत को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो एक खेत से हम 1 सैंपल एकत्रित करते हैं। लेकिन अगर आपका खेत बड़ा है
तो उसको आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा 2 बीघा को एक नमूना लेने के लिए एरिया मान लिया जाता है, 1 यूनिट। अगर उससे ज़्यादा बड़ा खेत है तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए। और यदि आपके खेत में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, यानी या कोई सेलाइन सॉइल होगी, या फिर आपका ढलान है, या फिर कहीं कुछ और समस्या, घास फूस अलग उग रहे हैं, तो जैसी जैसी समस्या है तो उस पार्ट को, उस एरिया का अलग सैंपल लेना पड़ेगा। और अगर समतल है, कोई समस्या नहीं है, तो एक ही सैंपल ले सकते हैं, लेकिन वो एक सैंपल प्रतिनिधि सैंपल होना चाहिए। हाँ, जो कि पूरे खेत को दर्शाता है, हाँ, प्रतिनिधित्व करे। तो वो प्रतिनिधित्व सैंपल लेने का तरीका होता है कि 15 से 20 जगह हम उस खेत में ऐसे निशान लगा लेते हैं। उसका कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, यानी तरीका ऐसा नहीं है कि आपको नाप के करना है। 15 से 20 जगह आप निशान लगा लेते हैं। उसके बाद वहाँ ऊपर से घास फूस होगी तो उसको हटा लेते हैं, और फिर खुरपी की सहायता से, यदि आप जो ये अन्न वाली फसलों की बात कर रहे हैं, तो खुरपी की सहायता से हम वहाँ पर एक वी शेप का गड्ढा बना लेंगे, जो कि 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। मतलब गहराई 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अन्न वाली फसलों के लिए यही संस्तुति है। और उसमें से हम साइड से दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर मोटी परत जो है उतार लेते हैं। इसी तरीके से जो 15-20 जगह से हमने जो निशान लगाए हैं, उस जगह से ये मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको या तो एक आप सीमेंट फ्लोर पे, या फिर एक साफ पॉलीथीन या साफ कपड़े पे रख देंगे, ढेर बना लेंगे मिट्टी का। फिर उस मिट्टी से क्या करते हैं कि ढेर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्वार्टरिंग मेथड होता है। क्वार्टरिंग मतलब क्वार्टर, यानी उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। फिर आमने सामने के कोई भी 2 भागों को हम अलग कर देते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 2 भाग हैं उनको हम फिर से मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये प्रक्रिया हम जब तक करते हैं जब तक हमारे पास आधा किलो यानी 500 ग्राम मिट्टी बच जाए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई अन्न वाली फसलों की। जो बागवानी फसलें हैं जी, उनका किस तरह से नमूना लें? समय कम है, जरा संक्षेप में बताने के पास। मिट्टी का जो नमूना लेते हैं बागवानी फसलों के लिए, वो उसकी अलग अलग गहराई से लिया जाता है, क्योंकि उनकी जड़ें जो है गहराई तक होती हैं। अन्न वाली फसलों की उतली जड़ें होती हैं, लेकिन जो बगीचे, कितनी गहराई होनी चाहिए? उनकी गहराई 90 सेंटीमीटर से हम लेते हैं, यानी 30 से 60, 60 से 90 ऐसे करके, या 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 ऐसे अलग अलग गहराइयों से सैंपल लेते हैं। भी आकार में? नहीं, भी आकार नहीं, कोई आकार कोई भी। उसके लिए अलग टूल यानी औजार यूज करते हैं, जैसे उसको अगर बोलते हैं। अच्छा। अगर तो उससे स्क्रू टाइप अगर होता है, हार्ड जो मिट्टी होती है उसमें स्क्रू टाइप अगर को यूज करते हैं, या सॉफ्ट मिट्टी है तो दूसरा पोस्ट होल अगर, इस तरह के अगर यूज करते हैं, जिससे अलग अलग 0 से 30 सेंटीमीटर का पहले ले लेंगे, उसके बाद 30 से 60 का अलग ले लेंगे, और फिर 60 से 90 का अलग लेते हैं। तैयार करने का तरीका फिर उसी तरीके का है जो आपको अभी अन्न वाली फसलों के लिए बताया। अच्छा, जब वो ले लेते हैं मिट्टी, तो ये कितने दिन के अंदर लैब में मिट्टी चली जानी चाहिए? अच्छा, ये 15 दिन से, जनरली 15 दिन से पहले आप भेज देना चाहिए। मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है तो उसको पहले आप छाया में सुखा लेंगे, धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं। सुखाने के बाद उसको, मतलब हमेशा वो छाया में ही सुखाना, छाया में ही सुखाना, तभी एक तरह से कहा जाए कि जो परिणाम है वो शुद्ध आएगा, सही आएगा और अच्छा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके बाद उसमें लेवल लगाएंगे आप। लेवल में आपका किसान का नाम, खेत का नाम, उसकी पहले की जो इतिहास है कि आपने कौन कौन सी फसल इसमें उगाते हैं, कितना फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो भी सब उसमें लिखेंगे। तो जो वैज्ञानिक जो आपके अगली फसल के लिए जो सिफारिश करेंगे उर्वरक की, वो बहुत ही थोड़ा सा अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि उसको पीछे की मतलब वो नमूना अगर भेजते हैं तो उस पर खेत का विवरण, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये जरूर हमारे जरूर अंकित करें। और ठीक है डॉक्टर साहब, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, आप स्टूडियो में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।